आज हम लोग ऐसे बात करेंगे कि जितने हमारे एडजस्टमेंट हैं उन सारे एडजस्टमेंट को किसी एक वीडियो में हम रखना चाहते हैं। अब तक हमने देखा है कि हर आइटम के लिए अलग अलग हमने काम किया है, लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो एक ही वीडियो में सारे एडजस्टमेंट को रखना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा है कि जब फाइनल अकाउंट बनाते समय कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो रिकॉर्ड करने से छूट जाते हैं, किसी वजह से छूट गए, तो उनका इन्फॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है। हमारे चालू वर्ष या चालू अकाउंटिंग ईयर से संबंधित आइटम हैं, लेकिन उनको किसी कारण से हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी एंट्री नहीं पास करी, जिसके चलते वो ट्रायल बैलेंस के बाहर चले जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वे हमारे एडजस्टमेंट हैं और करेंट ईयर में या अकाउंटिंग जो चालू वर्ष हमारा चल रहा है उसमें उनका एडजस्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ऐसे छूटे गए इंफॉर्मेशन, छूटे गए आइटम्स अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जो हमारा फाइनल अकाउंट है, वो फाइनल रिजल्ट जो रिफ्लेक्शन देगा वो सही नहीं होगा। इसलिए किसी भी तरह से हमें उनको इसमें ऐड करना होगा। तो बगैर देरी के हम शुरू करना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा एडजस्टमेंट है जिसको हम लोग बिल्कुल एक वीडियो में सिमटना चाहते हैं। हम बात करेंगे इस पर कि कहाँ कहाँ उसका रिकॉर्ड करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाते समय कहाँ ऐड करेंगे, कहाँ लेस करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो किस आइटम से लेस करेंगे, ऐड करेंगे तो किस आइटम में ऐड करेंगे, और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ जगह मिलेगी। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पहला एडजस्टमेंट जो आता है हमारा वो है क्लोजिंग स्टॉक। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसा कि हम जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक हम लोग उसको कहेंगे जो वर्ष के अंत में बगैर बिके हुए जो माल हमारे स्टॉक में रह जाते हैं, अनसोल्ड गुड्स लेइंग इन आवर स्टॉक ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं। अनसोल्ड गुड्स पड़े हुए हैं हमारे। अब इसकी सूचना हमें जब मिल जाती है तो ट्रायल बैलेंस में तो होता नहीं है। ट्रायल बैलेंस में अगर होगा तो हम क्या करेंगे, बात करेंगे उस पर भी। तो अगर ये रिकॉर्ड नहीं किया गया, ट्रायल बैलेंस के बाहर है क्लोजिंग स्टॉक, तो एडजस्टमेंट है। तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को? ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में लिखते हैं और फिर बैलेंस शीट के, ये शॉर्ट फॉर्म में है, बैलेंस शीट के एसेट साइड, करंट एसेट, बैलेंस शीट के एसेट साइड, करंट एसेट एक हेडिंग बनता है। उस हेडिंग के नीचे हम लोग ऐसे ही उसको लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो दो जगहों पर चला गया, एक बार गया ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में, दूसरी बार गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दोस्तों, इससे काम खत्म हो गई। दूसरी बात देखते हैं कि क्या पता कहीं ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो ध्यान रखना अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये एडजस्टमेंट नहीं है। तब ये कहाँ जाएगा? तो सिर्फ एक बार लिखना है और इसकी जगह होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड। कौन सा आइटम? ये आइटम है करंट एसेट हेड में लिख देगा, कहानी खत्म है। दूसरे बात करता है, ये हमने खत्म कर दिया। दूसरे पर बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस है जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं। वो एक्सपेंडिचर हमने करंट ईयर में कर दिया, बस उसका पेमेंट बाकी है। सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द करंट ईयर बट अनफॉर्चुनेटली पेमेंट इज नॉट मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड हैंस इट बिकम्स आउटस्टैंडिंग। जब आउटस्टैंडिंग है लेकिन जिस वर्ष से संबंधित है उस वर्ष के अंत तक हमने पे नहीं किया इसको, तो जब पे नहीं किया तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस शीट में या पीएल में या ट्रेडिंग में जगह देनी पड़ेगी। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय ऐसे एक्सपेंस जिनका पेमेंट हमने नहीं किया है तो उन्हीं को हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हिंदी में कह सकते हैं बकाया व्यय। बकाया व्यय, ठीक है। ये या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला एक्सपेंस है, जैसे मान लेते हैं कि वेजेज है, डायरेक्ट कोई एक्सपेंस है, पेमेंट नहीं हुआ, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है या वेजेज है वो तो ट्रेडिंग में जाता है। या हो सकता है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
और अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है तो पीएल में जाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है या तो वो जाएंगे कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाएंगे ये जाएंगे डियर साइड में। और डियर साइड में क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। डियर साइड में ऐड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो संबंधित व्यय है, जिस व्यय का ये आउटस्टैंडिंग है उस व्यय को अगर ट्रेडिंग में लिखते हो तो उसमें ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ऐड कर देंगे। अगर वो एक्सपेंस हमारा पीएल वाला एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में आ जाएंगे और उस संबंधित एक्सपेंस में इस आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को ऐड कर देंगे। पहला काम खत्म हो जाएगा। फिर इस एडजस्टमेंट को आ जाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे और लायबिलिटी साइड के किस में, करंट लायबिलिटी में। एज कैसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस रहेगा उसका नाम होता है, तो कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सो ऑन। तो कहाँ लिखेंगे इसको, तो एक बार लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित आइटम में जोड़ देंगे, या अगर इनडायरेक्ट है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित आइटम में ऐड कर देंगे, और दूसरी बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी में इसको शो कर देंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं या ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है या अनपेड है, लेकिन वो आइटम दिया कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो सिर्फ एक बार लिखना है और उसकी जगह होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और ये कहानी खत्म हो जाएगी। एक तीसरा देखते हैं जो अक्सर हमारा आते रहता है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है ऐसे एक्सपेंस जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बल्कि आने वाले वर्ष से रिलेटेड है। सच एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करंट ईयर। जो अगले साल से संबंधित था एक्सपेंस उसको हमने चालू वर्ष में भुगतान कर दिया है, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ये कई नाम से पुकारते भी हैं इसको, एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, ये प्रीपेड सैलरी हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड वेजेज भी हो सकता है। तो जो एक्सपेंस हमने एडवांस के रूप में पे कर दिया है, अनएक्सपायर्ड है वो, तो उसको या तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे, अगर ट्रेडिंग वाला एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेके जाएंगे उसको, ये हमने सांकेतिक अक्ष में लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट डियर साइड, संबंधित आइटम इसको क्या करेंगे, तो इसको ऐसा कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कह दे या फिर पीएल अकाउंट कह दे, जो आइटम होगा जिसका उसमें जाएगा। तो कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर साइड में चला जाएगा। तो करेंगे क्या, उसको माइनस करेंगे, जिस एक्सपेंस का ये एडवांस पेमेंट हमने किया है या प्रीपेड किया है उस एक्सपेंस में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में होगा आइटम या फिर पीएल के डेबिट में आइटम होगा। तो डियर साइड माइनस फ्रॉम रेस्पेक्टिव आइटम, संबंधित एक्सपेंस में से इसका माइनस कर देंगे, इधर तो काम खत्म हो जाएगा। फिर चलते हैं जब बैलेंस शीट में हम लोग आएंगे तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएंगे हम लोग। एसेट साइड का कौन सा होगा, ये करंट एसेट में जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आइए और करंट एसेट में हम लोग प्रीपेड के नाम से लिख देंगे। तो कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रीपेड कोई एक्सपेंस है तो उसको एक बार या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, या अगर वो पीएल वाला एक्सपेंस था तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित एक्सपेंस से माइनस करेंगे,
और फिर इस प्रीपेड एक्सपेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अगर आपका करंट एसेट का हेड है तो उसके नीचे आप लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, नाम आ जाएगा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ एक बार लिखना है और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम सब जानते हैं कि एक डेप्रिसिएशन भी आइटम अक्सर आते रहता है। जब हम फिक्स संपत्ति को, फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं व्यापार में, तो यूज़ करने के कारण या टाइम बीत जाने के कारण या टूट फूट होने के कारण उसकी जो वैल्यू है, उस एसेट के वैल्यू में कमी आ जाती है, और उसी कमी को हम लोग नाम देते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। और ये अक्सर एक रेट के रूप में होता है, परसेंटेज के रूप में होता है। तो उस परसेंटेज से हम लोग इस एसेट के वैल्यू पर निकाल लेते हैं जो अमाउंट आएगा। कभी कभी होता है कि परसेंटेज नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है, वो सीधे डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया रहता है। तो अगर अमाउंट दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेट दिया है उस रेट से हम लोग एसेट के वैल्यू पर निकाल लेंगे, और जो भी फिगर आएगा डेप्रिसिएशन का उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके चलेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट साइड में उसको हम लोग नोट कर देंगे, और फिर आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड क्या करना है, संबंधित एसेट में से इसको माइनस कर देंगे। इसको हम लोग माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट। तो कह सकते हैं कि अगर हमारा डेप्रिसिएशन दिया है एडजस्टमेंट में, तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक बार लिख देंगे, और फिर दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएंगे। जिस एसेट का वो डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं ये डेप्रिसिएशन हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है दोस्तों, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, और उसे हमें कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, बस, और कहीं नहीं लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा एक आ जाता है एप्रिसिएशन, एक और नाम है, इसका रिवर्स है एप्रिसिएशन। और ये एप्रिसिएशन क्या होता है, हिंदी में कह सकते हैं कि वृद्धि है। जब कोई फिक्स एसेट का वैल्यू किसी कारण से बढ़ जाता है, किसी कारण से, कोई रीज़न हो सकता है, अगर किसी फिक्स एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो जितना वो इंक्रीज करता है वही हमारा क्या है, एप्रिसिएशन है। कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन इज जस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का उल्टा है। तो जब डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान था, लॉस था या एक्सपेंस था, तो हमने उसको पीएल अकाउंट के डीआर साइड में लिखा था। तो ठीक इसके रिवर्स है एप्रिसिएशन। ये हमारे लिए इनकम है, इसको हम लेके चलेंगे पीएल अकाउंट सीआर साइड में लेके चलेंगे। सीआर साइड में इसकी एंट्री कर देंगे, और फिर चलेंगे हम लोग इसके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के चलेंगे एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड, जिस एसेट में ये वृद्धि होगी, जिस एसेट में एप्रिसिएशन होगा, उस एसेट के वैल्यू में हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ऐड टू रेस्पेक्टिव एसेट। तो कह सकते हैं दोस्तों, अगर हमारा एप्रिसिएशन नाम से या वृद्धि नाम से कोई एडजस्टमेंट है जो संपत्तियों के मूल्य को बढ़ा देता हो, तो उसको हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं, और दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित एसेट के मूल्य में ऐड कर देते हैं, और इस प्रकार हमारा खत्म हो गया। लेकिन अगर कहीं ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो सिर्फ एक बार लिखना है, और वो जगह होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड, और इस प्रकार ये हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम आते हैं किसी छठे वाले पर, देखते हैं छठे वाले पर क्या हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हमारा एडजस्टमेंट में अक्सर दिया रहता है।
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे एडजस्टमेंट के रूप में दिया है, अक्सर ऐसा होता है, या तो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें व्यवस्था होती है पार्टनरशिप डीड के अनुसार, या नॉर्मली कोई प्रोप्राइटरशिप है उसमें भी हमारे प्रश्न में आते रहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसको कहाँ लेके चलेंगे? इसको एक्सपेंस माना जाता है, असल में एक्सपेंस है नहीं बट एक्सपेंस माना जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिखते हैं, डीआर से लिखते हैं। अगर हमारे व्यवसाय जो हो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, अगर है फर्म है तो फर्म की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखते हैं। अगर हमारा व्यवसाय पार्टनरशिप फर्म है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बजाय पीएल अकाउंट में लिखने के पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। और फिर आते हैं बैलेंस शीट में आते हैं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इसको ऐड करते हैं, ऐड टू कैपिटल। तो कह सकते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा हमारे एडजस्टमेंट में तो एक बार हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, या अगर पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और फिर दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में संबंधित कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तब क्या होगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो इसे सिर्फ एक बार लिखना है, और वो जगह होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखकर काम बंद कर देंगे, और ये खत्म हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 7वां नंबर हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये कैसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में व्यवस्था होती है पार्टनरशिप डीड के अनुसार कि जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करेंगे तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट हो सकता है, या कभी कभी प्रोप्राइटरशिप में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, पार्टनर या प्रोप्राइटर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट हो सकते हैं कि निश्चित दर से या सीधे कहीं अमाउंट दे सकता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये हमारे लिए इनकम, हमारे लिए मीन्स बिजनेस इंटरप्राइज के लिए इनकम माना जाता है, और तब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं। या अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये फर्म है तो फर्म की दशा में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के शेयर साइड में लिखेंगे। और फिर बैलेंस शीट में चलते हैं। जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको माइनस करेंगे, किससे? पार्टनर के कैपिटल से या प्रोप्राइटर के कैपिटल से। तो कह सकते हैं माइनस फ्रॉम कैपिटल। तो कह सकते हैं अगर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो एक बार उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के शेयर साइड में लिखते हैं, और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से इसको माइनस कर देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो क्या होगा? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो सिर्फ एक बार लिखना है, और वो जगह होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर साइड में। कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, तब मजा आएगा, तब पूरी बात को समझ में आ पाएगी आपको, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट को हमें एक वीडियो में रखना है, कहीं छूट ना जाए। तो अगले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारा 8वां नंबर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन या ऑन ओडी।
कई बार हम लोग लोन लेते हैं, चाहे जहाँ से भी लें, किसी पार्टी से ले लें, किसी संस्था से ले लें, तो उस पर हमारा इंटरेस्ट बन सकता है या बनता है, या हो सकता है कि हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट उस पर इंटरेस्ट होता है। तो अगर हमारे ऐसे लिए गए लोन पर इंटरेस्ट है लेकिन हमने कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करा है, तो हमारे एडजस्टमेंट बन जाते हैं। तब एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आवर फाइनल अकाउंट इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो ऐसे इंटरेस्ट जो है हमारे लोन पर हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को हम लोग सीधे दिखलाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डियर साइड में। ऐसे इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले चलते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से कुछ इंटरेस्ट है डेबिट साइड में, या पहले से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर में, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उस इंटरेस्ट में इस इंटरेस्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऐसा नहीं दिया हुआ है तो सीधे इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करते हैं। और फिर चलते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में। तो जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो इस इंटरेस्ट को कहाँ लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में जब हम लोग आएंगे तो बैलेंस शीट के आ जाएंगे लिएबिलिटी साइड में जो संबंधित लोन है, जो संबंधित लोन है या ओडी है, उस ओडी में या उस लोन में इसको ऐड कर देते हैं, ऐड टू रेस्पेक्टिव लोन और ओडी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको संबंधित लोन में ऐड नहीं करते, तब भी चलेगा, लेकिन लिएबिलिटी है, लिएबिलिटी साइड में जाना चाहिए। या तो आप लोन में जोड़ करके दिखाइए या फिर अलग दिखाइए। इस प्रकार ये दो जगहों पर चला जाएगा। एक बार चूंकि खर्चा है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आ गया, और दूसरी बार बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में आ गया। या तो लोन में ऐड होकर आएगा या फिर एक स्वतंत्र या सेपरेट आइटम के रूप में आएगा। लेकिन अगर कहीं ये इंटरेस्ट सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो सिर्फ एक बार लिखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो 8 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। 8 के बाद 9वां नंबर देखते हैं, और इनकम अक्रूड और इनकम आउटस्टैंडिंग। ये इनकम अक्रूड है, ये हमारा है, या इनकम आउटस्टैंडिंग है, ये हमारे इनकम है। कुछ ऐसे इनकम जो हमने कमा लिया है करंट ईयर में लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ है। सच इनकम अक्रूड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट रिसीव इन द रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर, इट विल बी रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर। तो जब ऐसे हमारे इंटरेस्ट है या कोई हमारे इनकम, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इनकम जो हमारे है जिसको हमने कमाई कर रखी है करंट ईयर में, चालू वर्ष में, लेकिन वो मिला नहीं हमको, तो हमने कमा लिया है, अक्रूड इनकम हो गए। तो जब अक्रूड हमारा इनकम है तो करंट ईयर में इसको दिखलाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट में। तो ऐसे इनकम को जो हमने कमा लिया है इसको हम लोग लेके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में इससे संबंधित कोई इनकम दे रखा है और ये एडजस्टमेंट में भी दे रखा है, जैसे इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा है, अब कुछ इंटरेस्ट हमारा नहीं मिला है जो बाकी रह गया है, तो ट्रायल बैलेंस में जो मिल गया वो दिखाई पड़ेगा और जो बाकी रह गया था वो एडजस्टमेंट में दिखाई पड़ेगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तब पीएल अकाउंट के सीआर साइड में वो जो इंटरेस्ट ट्रायल में है उसमें इस बाकी वाले इनकम को या इंटरेस्ट को ऐड करके दिखलाते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, करना एडजस्टमेंट इसका। और फिर दोबारा इसको फिर लेकर चलते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एसेट साइड। जब बैलेंस शीट एसेट साइड में चलेंगे तो इसको करंट एसेट के हेड में लिखते हैं। करंट एसेट हमारा अगर हेड बना है तो उस हेड में हम लिख देंगे कौन सा,
इनकम अक्रूड, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये इनकम अक्रूड हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तब क्या हो? अगर इनकम अक्रूड जो हमने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में नहीं है, तब सिर्फ एक बार लिखना है और वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट के हेडिंग में आ जाएगा। आप उसका सीधा नाम लिख दो वहाँ पर और इस प्रकार ये एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो गया। देखते हैं फिर अगला कौन सा एडजस्टमेंट है? अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चालू वर्ष में या करंट ईयर में इनकम की राशि मिल जाती है, इनकम हम रिसीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसे इनकम दरअसल हमने चालू वर्ष में कमाया नहीं है। बगैर कमाए हुए करंट ईयर में हमें इनकम मिल जाए और वो इनकम नेक्स्ट ईयर वाले इनकम है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर नेक्स्ट ईयर वाले इनकम हमको पहले ही मिल जाता है करंट ईयर में, तो कह सकते हैं कि दैट इज़ एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम जब हमको मिलता है तब हमारे लिए वो दायित्व तो बन जाता है। तो उसको क्या करेंगे? ये हमारा 10वां नंबर है। अनअर्न्ड इनकम या हम लोग कह सकते हैं इसको एडवांस इनकम। पहले ही हो गया इनकम। अगर कोई एडवांस इनकम हमने रिसीव कर लिया है करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, तो उसको कहाँ दिखलाएंगे? तो ऐसे इनकम को हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। जो इनकम हमने एडवांस लिया है तो सीआर साइड में संबंधित इनकम में से इसको माइनस कर देते हैं। तो सीआर साइड हमारा हो गया, इसको माइनस कर देंगे फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम। जिस इनकम को हमने एडवांस ले लिया है उस इनकम का आइटम हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड में जाएंगे और वह इनकम का आइटम लिखकर उसमें से ये एडवांस इनकम को माइनस कर देंगे जो फिगर हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा। फिर चलते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में चलेंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको करंट लायबिलिटी के हेड में दिखला सकते हैं, करंट लायबिलिटी के हेड में, और इस तरह ये कहानी खत्म होगी। लेकिन अगर यही अर्नड इनकम कहाँ दे रखा है, अगर यही अर्नड इनकम या एडवांस इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? तब तो एक ही बार कहीं ना कहीं इसको लिखना है। तो अगर एडवांस इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के हेड में लिखा जाएगा और इस प्रकार ये एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। देखते हैं 10वें के बाद फिर कौन सा एडजस्टमेंट आ रहा है जो अक्सर आते रहता है। 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है? बैड डेब्ट्स। ये बड़ा मशहूर एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स। इसको कई बार हम लोग कहते हैं फर्दर बैड डेब्ट। वैसे क्या मतलब है? जब ट्रायल बैलेंस तैयार हो चुका है, हमने एंट्री कर रखी है, उसके बाद जो हमारे डेटर्स हैं और फाइनल अकाउंट बनाने के डेट तक की सूचना मिल जाती है कि बैड डेब्ट हमारे कुछ और हो गए, कुछ और डूब गया, यानी डेटर्स का वह भाग जो हमें अब कंफर्म है कि नहीं मिलेगा, ये बाद में सूचना हमको मिल गई। पहले बैड डेब्ट हो सकते थे या नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सूचना मिली है कि कुछ पोर्शन हमारे डेटर के डूब चुके, अब वो नहीं मिलेंगे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं फर्दर बैड डेब्ट। या आपके एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट है वही हमारा क्या है? फर्दर बैड डेब्ट है। अब इसको कहाँ लेकर चलेंगे फाइनल अकाउंट में? अगर फर्दर बैड डेब्ट है यानी एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में काम करेंगे। ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है, ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट है और एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट आ गया, फर्दर बैड डेब्ट, तो पीएल अकाउंट के डीआर साइड में इसको ऐड करेंगे, किसमें, बैड डेब्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फर्दर बैड डेब्ट और ट्रायल का बैड डेब्ट दोनों आपस में ऐड हो गया। अब तब उसको हमने इसको शो कर दिया, दिखा दिया। फिर चलते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे, जो हमारे डेटर है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो कह सकते हैं डिडक्ट, ये माइनस कर देंगे इसको कहाँ से, फ्रॉम डेटर्स, और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाएगी। तो कह सकते हैं अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट दिया है तो इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख सकते हैं, और ट्रायल में भी दे रखा है बैड डेब्ट, अब फर्दर बैड डेब्ट भी है, तो ट्रायल जो बैलेंस, ट्रायल में जो बैड डेब्ट दिया है उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखकर और फर्दर बैड डेब्ट उसमें ऐड कर देंगे। और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम डेटर से इस फर्दर बैड के अमाउंट को माइनस कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर ये फर्दर बैड डेब्ट, क्या पता इसी नाम से ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया हो, तो सिर्फ एक बार लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो फर्दर बैड डेब्ट तो सिर्फ एक बार लिखना है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बीडीडी, या ऐसे भी लोग कहते हैं न्यू रिजर्व फॉर बीडीडी। जो हमारे डेटर बच जाते हैं, जो बैलेंस बचा हुआ है, तो सोचना है उसमें कुछ ना कुछ डूबने के चांसेस तो हो सकते हैं। बड़ा मुश्किल है कि जितना हमारे डेटर्स हैं या उधार है पूरे अमाउंट मिल जाए। तो एक अंदाज, अपने पूर्व के अनुभव पर हमें एक अंदाज़ा होता है कि हो सकता है इतना % हमारे डूबने के चांसेस हैं या संभावना है। तो उसके लिए हम लोग प्रोविज़न करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग इस नाम से पुकारते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल है, कन्फर्म नहीं है ये, या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, ये कई नामों से पुकारा जाता है। ये डूबने के कुछ चांसेस हैं उसके। तो ये अमाउंट भी दिया हो सकता है, या हमें रेट दिया रहता है कि इस रेट से हमारा डाउटफुल है डूबने का। अगर रेट दिया है उस रेट से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर इसको निकालना है तो जो हमारे डेटर्स हैं, इस डेटर में से पहले हम लोग माइनस कर देते हैं, अगर फर्दर बैड डेब्ट है तब। तो डेटर्स कहाँ से लेंगे, ट्रायल बैलेंस से लेंगे, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट को हमने माइनस कर दिया, और तब जो फिगर बच गया, अगर रेट दिया है इसका तो रेट बटा 100 कर देंगे, वो फिगर निकल जाएगा हमारा। तो जो फिगर निकल के आएगा, न्यू रिजर्व, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इस तरह की बातें होंगी। अब देखना है इसे कहाँ शो करेंगे फाइनल अकाउंट में। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर बैड डेट पहले से है उसको लिखेंगे, फर्दर बैड डेट है उसको फिर उसमें ऐड कर देंगे, और तब उसी में इसको भी ऐड करेंगे न्यू रिजर्व। तो कह सकते हैं कि ऐड टू बैड डेट, ऐड टू बैड डेट। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई और रिजर्व भी दे रखा है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वो सीआर साइड में दिया रहेगा। तो सीधी सीधी बात है, वो ट्रायल बैलेंस में है, कहीं भी जाएगा तो एक बार जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट की बात, जो हमने न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कर लिया, उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में सीधे लिख देंगे, या अगर कोई बैड डेट या फर्दर बैड डेट दिया है उसमें जोड़ करके लिखेंगे, लेकिन डेबिट साइड में ही लिखेंगे। और फिर चलेंगे कहाँ, फिर बैलेंस शीट में आएंगे हम लोग। तो बैलेंस शीट के
एसेट साइड में आएंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे डेटर दिए गए हैं पहले तो हमने उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस कर दिया, जो बच गया था फिर उसमें से न्यू प्रोविजन या न्यू ये। तो कैसे होगा, हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो हमारे डेटर्स हैं उसमें से हमने फर्दर बैड डेट माइनस कर दिया और तब हमने क्या कर दिया, ये न्यू रिजर्व को माइनस कर दिया। जो बैलेंस बचेगा आउटर कॉलम में शो कर देंगे। अगर ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्या करेंगे, कुछ भी मत कीजिए, सीधे पीएल अकाउंट के सीआर साइड में नोट कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, देखते हैं 13 नंबर हमारा 13 कौन सा है ये। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अक्सर ऐसा भी होता रहता है, कई बार जल्दी से पेमेंट मिल जाए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जब हम चाहते हैं कि पेमेंट जल्दी से मिल जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट हम रिसीव कर लें डेटर से, क्योंकि जितना डिले होगा उतना डूबने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम चाह रहे हैं कुछ लालच दिया जाए कि हम छूट दे देंगे, अक्सर देते रहते हैं कि छूट, तो उस छूट के लिए उस डिस्काउंट के हम लोग प्रोविज़न करते हैं या रिजर्व करते हैं, तो वो हमारे लिए तरह का एक्सपेंस बन जाता है, खर्चा बन जाता है। तो अगर एडजस्टमेंट में इस बात की सूचना है कि हमें डेटर्स पर रिजर्व करना है या प्रोविज़न करना है, तो रेट दिया हो सकता है या सीधे अमाउंट दिया हो सकता है। अगर रेट दिया होगा तो उस रेट से हम लोग निकाल लेंगे, या अमाउंट दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, इसको कहाँ लिखेंगे, तो सीधे आएंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। पीएल अकाउंट के डेबिट सीधे एक इंडिपेंडेंट आइटम के रूप में लिख सकते हैं, या अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई डिस्काउंट के नाम से फिगर है डेबिट साइड में एक्सपेंस के रूप में, तो उस ट्रायल बैलेंस वाले डिस्काउंट को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और इस नए प्रोविज़न वाले को हम लोग इसमें ऐड करके तब लिखते हैं। अगर नहीं है तो सीधे लिखा जाए तो कह सकते हैं ऐड टू डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं है पहले से तो क्या करेंगे, सीधे इसको दिखलाएंगे इस चीज़ को। अब तब चलते हैं फिर हम कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कहाँ दिखलाएंगे। एक बार तो हमने लिख दिया पीएल अकाउंट के कहाँ पर, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, चूंकि हमारा एक्सपेंस वहाँ शो कर दिया, तब अब चलेंगे कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिर दिखलाना है हमको। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस करना है, तो कर सकते हैं डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। अब कैसे माइनस करेंगे डेटर में, तो कई चीज़ें माइनस करने वाली बात हो गई। तो जब डेटर में हमारे जो बैलेंस शीट में डेटर, उसमें सबसे पहले हम लोग माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट, अगर दिया होगा तो फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद अगर न्यू प्रोविज़न है तो उसको भी माइनस करते हैं और तब लास्ट में इसको माइनस करते हैं, माइनस डिस्काउंट, और जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो ये हमारे ऑर्डर है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से सबसे पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा, अगर है तो उसके बाद न्यू प्रोविज़न या न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स माइनस करते हैं, अगर है तो, और तब जो बच गया है उसमें से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट माइनस करते हैं और बैलेंस बचे हुए आउटर कॉलम में लिखते हैं। लेकिन अगर यही आइटम प्रोविज़न या रिजर्व फॉर डिस्काउंट कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में लिख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार लिखना है इस चीज़ को। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कहाँ जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, रिजर्व या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और फिर दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से माइनस कर दिया जाएगा। और निकलेगा कैसे, थोड़ी सी प्रक्रिया है। इसको अगर निकालना है
तो सबसे पहले हम लोग डेप्टर में से जो हमें डेप्टर दिया रहेगा उसमें से फर्दर बाय डेप्ट माइनस करते हैं। अगर दिया है तो कहाँ, नहीं दिया है तो कहाँ से माइनस करेंगे। और ये माइनस करने के बाद फिर हम लोग जो न्यू रिजर्व है या जो न्यू प्रोविज़न फॉर BDD है उसको माइनस करते हैं, अगर दिया होगा तब। अब तब जो बच गया उस पर हम लोग ये जो रेट इसका दिया होगा रेट अपॉन 100 करते हैं, और ये काटने के बाद जो अमाउंट आएगा वही हमारा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है। तो ध्यान रखना, ये माइनस करने में सावधानी की जरूरत पड़ती है कि सबसे पहले कौन सा माइनस होगा, उसके बाद कौन सा माइनस होगा, इस तरह की बात होती है। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, और रिजर्व या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, सप्लायर हमारे हैं, हमारे महाजन हैं। इन महाजन से हम माल लेते हैं, परचेस करते हैं, इनको पैसा हमें देना होता है फ्यूचर में। तो वो लोग भी हमें लुभाने के लिए, पेमेंट के लिए, जल्दी पेमेंट उनको हम कर दें, इसके लिए डिस्काउंट की बात चलती रहती है। तो हम अपने आप इसका प्रोविज़न कर सकते हैं, ये हमारे लिए इनकम बन जाते हैं। तो ये डिस्काउंट या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारे लिए इनकम है, और हम इसको PL अकाउंट के सीयर साइड में दिखलाते हैं, ये साइड में। और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इसको माइनस करते हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स, और कहानी खत्म हो जाती है। तो कह सकते हैं अगर प्रोविजन या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया हो तो एक बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सीआर साइड में लिखते हैं, और दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सन्डे क्रेडिटर से माइनस कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कहीं ये दे रखा है क्या, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तब क्या होगा, तो सिर्फ एक बार लिखना है। तो कहाँ लिख देंगे इसको, सोचिए कहाँ लिखेंगे। अक्सर ये दिया हुआ होता नहीं है, अक्सर हमारे ट्रायल बैलेंस में होता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर हमारा डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? असल में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ ऐसे होते हैं, इतने बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी राशि हो जाती है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई वर्षों तक मिलने की होती है। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर में नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों तक मिलने की आशा होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेफर्ड। तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, कितने वर्षों तक इसका फ़ायदा मिलेगा, तो उतने वर्षों से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो कि ये खर्चा हमारा 4 लाख जाता है और 4 साल तक इसका फ़ायदा मिलेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर 1 लाख आ जाएगा। अगर ये 20,000 अमाउंट है, उम्मीद है कि 4 साल तक मिलता रहेगा फ़ायदा, तो 20,000 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक के 20, 5,000 पर ईयर आ जाएगा। तो जो बेनिफिट मिलने की आशा है उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। तो पर ईयर यानी 4 सालों तक इसको लेके चलना पड़ेगा। तो पर ईयर जो भी आपका फिगर आता है उस फिगर को हम लोग PL अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, PL अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इस डेफर्ड एक्सपेंडिचर का जितना पोर्शन आप PL अकाउंट में लिखोगे उसको राइट अप भी कहा जाता है। तो राइट अप करो तो PL अकाउंट में लिखेंगे उस भाग को। तो PL अकाउंट किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिखते हैं जो राइट ऑफ पोर्शन है या रिटर्न ऑफ पोर्शन, जितना हमने राइट ऑफ किया है उस पोर्शन को हमने कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर दिया। और जो बैलेंस उसका बच जाएगा
उसको हम लोग नोट करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो जो ये जो है ये माइनस कर देंगे डेफर्ड एक्सपेंडिचर से। क्या माइनस करेंगे? जितना राइट अप किया है। retain a portion from deferred expenditure। जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर की पूरी राशि थी, जो पूरा अमाउंट था, उसमें से जो हमने राइट ऑफ किया है पोर्शन, यानी जो पीएल अकाउंट में लिखा है, उस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। कहाँ? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और जो उसका शेष बचेगा उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे इस तरह से। देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर डोमेस्टिक या पर्सनल कह दो, या पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज या हाउस होल्ड पर्पज से। अगर हम जब माल को निकालते हैं या हमारा प्रोप्राइटर या पार्टनर व्यापार से गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। ये ड्राइंग्स हमारा हो गया। अब इसको कहाँ कहाँ शो करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर हम चलते हैं कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे हम लोग। अगर कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से इसको माइनस कर देते हैं, डिडक्ट फ्रॉम परचेज। परचेज से माइनस करते हैं और फिर चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में आएंगे, इसको माइनस करेंगे कहाँ से? कैपिटल से, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। तो कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, तो ऐसे विड्रॉ किए गए गुड्स को एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस कर देते हैं और फिर बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में कैपिटल से माइनस करते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट 17। ड्राइंग्स ऑफ एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। ऐसा भी कभी कभी होता रहता है। ड्राइंग्स ऑफ एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। ऐसा कई बार होता है कि अगर प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार का कोई ना कोई एसेट निकाल कर घर लेकर चला जाता है। पर्सनल यूज के लिए व्यापार का कोई भी एसेट लेके जा सकता है और जाता है, तो और हमें इसकी सूचना है कि जब पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट लेके जाएगा तो उसको हम लोग अपने फाइनल अकाउंट में जगह कैसे देंगे। तो एक बार कहाँ चलें? बैलेंस शीट में चलेंगे। बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में चलेंगे। इसको माइनस करेंगे किससे? इसको माइनस करेंगे कैपिटल से, माइनस फ्रॉम कैपिटल। फिर बैलेंस शीट में, फिर बैलेंस शीट एसेट साइड, वहाँ भी माइनस करेंगे किससे? डिडक्ट करिए फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट। अगर कोई मालिक, अगर कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई एसेट विड्रॉ करता है फर्म से या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, इसको कहाँ शो करेंगे? हर हालत में इसको बैलेंस शीट के दोनों साइड में शो करेंगे।
क्योंकि ये लॉस एक्सपेंस कुछ ऐसा है नहीं। तो ऐसे विड्रॉ किए गए एसेट को एक बार बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में उसके कैपिटल से माइनस करेंगे और दोबारा बैलेंस शीट में ही एसेट साइड में आएंगे और संबंधित एसेट से इसको माइनस कर देंगे। जो एसेट वो ले गया, जैसे मान लो फर्नीचर ले गया या मशीन ले गया, तो एसेट साइड में उस फर्नीचर से माइनस कर देंगे, या मशीन लेके गया है तो मशीन से माइनस कर देंगे। इस तरह से कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। क्या पता अगर कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, ट्रायल बैलेंस अगर अंदर दे दिया, कोई एसेट निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो सिर्फ एक बार लिखना है और वो लिखना है सिर्फ बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, अक्सर ये भी आता रहता है। गुड्स इन ट्रांजिट, जो रास्ते में मार्ग स्थल में माल हो। कई बार हमने ऑर्डर दिया है अपने सप्लायर को माल भेजने के लिए और वो अंतिम डेट तक, यानी फाइनल अकाउंट बनाने तक या बुक्स क्लोज करने के डेट तक कोई अता पता नहीं है कि सूचना मिल जाती है कि सप्लायर खबर कर दिया कि माल हम भेज दिए हैं। जब अंतिम डेट तक ये सूचना मिल जाती है सप्लायर से कि माल रास्ते में है लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं है, तब जब सूचना मिल गई तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वैसे हालत में थोड़ा अलग अलग ओपिनियन है। तो एक ओपिनियन ये भी है कि जो गुड्स इन ट्रांजिट हो उसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में ऐड कर देते हैं। किसमें? सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे और फिर दोबारा बैलेंस शीट एक बार तो हमने किया, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको ऐड कर दिया गुड्स इन ट्रांजिट को, और दोबारा उसी बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिर ऐड करना है। किसमें? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दें या स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट एक सेपरेट आइटम ग्रुप में दिखा सकते हैं। किस नाम से? गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। कि दिखला सकते हैं, या तो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ कर दिखलाएं, बात वही होगी, या फिर गुड्स इन ट्रांजिट के नाम पर दिखा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते में माल है, सूचना मिल चुकी है, सप्लायर ने दे दी सूचना हमें, तो इसको एक तरीका ये है कि आप बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड कर दें और एसेट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट के ही नाम से शो कर दें एसेट साइड में। और कुछ लोग दूसरा तरीका भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये हमारा कंफर्म परचेज है लेकिन रास्ते में माल है, पहुंचा अभी नहीं है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आइए और परचेज में ऐड कर दीजिए। अगर हमें लगता है कंफर्म परचेज है, बिल आ चुका है बट रास्ते में माल पड़ा हुआ है, तो वैसे हालत में सूचना मिल गई तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में इसको एक बार ऐड कर देंगे और फिर दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही सीआर साइड में गुड्स इन ट्रांजिट का नाम से लिखेंगे या क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। फिर आएंगे बैलेंस शीट में, तो जब बैलेंस शीट में आएंगे तो यही काम करेंगे, एक बार क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में और फिर दोबारा आ चुका है वो किसमें? क्लोजिंग स्टॉक में, एसेट साइड में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर। ये हमारे 90 नंबर एडजस्टमेंट है और इसमें इरेक्शन या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ एनी एसेट, इरेक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ, मशीन कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मशीन और फिक्स एसेट। जब हम किसी भी एसेट को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल कराते हैं, इरेक्ट करवाते हैं,
तो उसको ऐसे इंस्टॉलेशन कराने में हमारे और भी एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, और ये सूचना कई बार हमें बाहर होती है, जैसे वेजेस, मेसन, हेल्पर, कंक्रीट, सरिया, इस तरह के कई एक्सपेंडिचर और आ जाते हैं। इंस्टॉल कराने में, उसको फिट कराने में जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं सब के सब उस एसेट के कॉस्ट का पार्ट बनता है। लेकिन उसका नाम कई बार लोग रख देते हैं इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस। अगर ऐसा हो गया है इंस्टॉलेशन चार्जेस से या वेजेस से, या सैलरी भी कई बार लोग नोट कर देते हैं उसमें, तो ये इरेक्शन चार्ज है या इंस्टॉलेशन चार्ज है किसी मशीन के या फिर किसी एसेट के, और ये बाहर हमें सूचना दी गई है। तो हम चलते हैं फिर या तो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जिस एक्सपेंस में ऐसे इरेक्शन चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो चुके होंगे, उस एक्सपेंस में से इस इरेक्शन चार्जेस को हम लोग माइनस कर देते हैं। या तो वह वेजेस में ऐड हो चुके होंगे, या सैलरी में ऐड हो चुके होंगे, या इरेक्शन नाम से होंगे। तो जिस नाम से होंगे वो एक्सपेंडिचर या तो ट्रेडिंग में गया होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होगा, डेबिट साइड में तो गया होगा। तो उसको हम लोग संबंधित एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। जैसे अगर वेजेस में ऐड हो चुका है तो वेजेस हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, उस वेजेस से हम लोग इस चार्जेस को माइनस कर देंगे। या अगर रिपेयर मेंटेनेंस कह दिया है या इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से है, अगर वो चला जाए कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो उससे माइनस कर देंगे। तो कह सकते हैं कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में संबंधित एक्सपेंस से इस इरेक्शन चार्जेस को माइनस कर दिया जाएगा। और फिर हम लोग कहाँ आएंगे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो वो संबंधित एसेट है या जो मशीन है जिसका वो इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस था, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स। संबंधित संपत्ति में इस इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम लोग ऐड कर देंगे और इस प्रकार हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही इरेक्शन चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तब तो एडजस्टमेंट तो है ही नहीं वो, तब करेंगे क्या इसको? ऐसे इंस्टॉलेशन चार्जेस को सीधे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित एसेट में ऐड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20। ये हमारा नेक्स्ट है, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड बट गुड्स। हो सकता है कि इनवॉइस नॉट received but goods added to stock। ऐसा भी हो सकता है कि जो माल हमारा आ रहा है उसके इनवॉइस नहीं आ पाए, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, अभी तक उसके जो बिल है, जो हमने माल परचेज किया था या ऑर्डर दिया था, उसका बिल आया ही नहीं है, लेकिन माल हमारा पहले आ चुका है। तो जब माल आ चुका है, इनवॉइस आता रहे, ठीक है, हमने ऑर्डर दिया था, उसने भेज रखा है, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ लिखेंगे? ऐसे भले ही इनवॉइस नहीं है तो क्या है, हमारे इस साल का परचेज, हमारा ये करंट ईयर का परचेज माना जाएगा, और तब हम कहाँ कहाँ लेकर चलेंगे। तो एक बार हम लोग चलेंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के चलेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, किसमें? परचेज में, ऐड टू परचेज। परचेज में ऐड कर दिया, और फिर दोबारा हम कहाँ लेकर चलेंगे, और दोबारा
इसी ट्रेडिंग में अगर हमने उसको क्लोजिंग में ऐड नहीं कर रखा है, अलग ही है, माल आ गया है, हमने क्लोजिंग में ऐड नहीं किया है, तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक बार उसको परचेज में ऐड करके दिखला दिया, और दोबारा इसी ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर हम पहले ही से क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिए हैं तो सीआर साइड में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो ऐड किया हुआ आ जाएगा, तो दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो माल हमारा आया, भले ही उसका बिल नहीं मिला है तो क्या है, तो एक बार हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में परचेज में ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक में यदि ऐड नहीं किया हुआ है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग ऐड करेंगे। कहाँ दिखलाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। फिर चलेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के किस साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग आ जाएंगे। तो काम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड, एक बार इसको ऐड करेंगे किस में, क्लोजिंग स्टॉक में। अगर ऐड नहीं किया था, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना अगर ऐड नहीं किया है तब जाके ऐड किया जाएगा। और फिर उसी बैलेंस शीट में एक बार और करेंगे, ऐड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जिसका बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ लेकिन माल हमारे आ चुका है, जो माल आ चुका है क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं किया है, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में एक बार परचेज में ऐड कर देंगे, और दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। क्या पता अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है तो दोबारा ऐड नहीं करना है। फिर चलेंगे हम लोग बैलेंस शीट के किस साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। अगर नहीं किया है, पहले ही ऐड कर दिया है तो दोबारा ऐड नहीं करना है। और दोबारा फिर क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, और इस प्रकार ये हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसका। अब खत्म होने वाला है बिल्कुल आपकी एडजस्टमेंट, अंतिम पोजीशन पर हम लोग हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट, ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, या एक्सीडेंटल लॉस भी कह सकते हैं। एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स या एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, ऐसा होता है कई बार, जैसे चोरी हो जाना, एक्सीडेंट से लॉस हो जाना, आग लगने से लॉस हो जाना, ये सब के सब एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हैं। इसको हम लोग कई बार एक्सीडेंटल लॉस के नाम से भी कहते हैं। तो समझने की बात यह है कि ये जो हमारे गुड्स हैं, जो इस तरह के लॉस हो सकते हैं, इनका इंश्योरेंस भी हम लोग करा लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस इनका नहीं भी होगा। अगर ऐसे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है और ये लॉस हो जाता है, तब हमें ये पूरा का पूरा हमारा लॉस हुआ कहीं से मिलने वाला नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ऐसे गुड्स का हमने इंश्योरेंस करा लिया है, तो जब ये लॉस हो जाएंगे तो इस लॉस के लिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। पूरा जितना लॉस हमारा हुआ उतना हम क्लेम करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी जितना वो क्लेम एक्सेप्ट करती है उतना तो हमें मिलने की आशा बन जाती है, और जितना पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती वो तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा 5,000 का गुड्स लॉस हो गया और हमने इंश्योरेंस कराया था, तो कह सकते हैं हमारा गुड्स इंश्योर्ड था, 5,000 का लॉस हो गया आग लगने से, तो हम तो 5,000 का क्लेम करेंगे। और कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ 4,000 हमारे इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट करती है, तो 1,000 हमारा अभी भी लॉस हुआ। तो जितना पोर्शन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है वो तो हमें मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए वो हमारा एसेट है। और जितना पोर्शन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कंपनी का मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से है, तो जितना पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा एक्सेप्ट नहीं किया है वो कंफर्म हमारा लॉस है।
तो उस पोर्शन का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट साइड में करते हैं, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में एक्सेप्ट कर ली है उसको हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, एसेट के रूप में लिखते हैं। लेकिन एक और पिकुलियर मैटर है कि जितना लॉस हमारा होता है, चाहे वो इंश्योर्ड गुड्स हो या अनइंश्योर्ड गुड्स हो, जितना का गुड्स लॉस होगा एक्सीडेंट से या चोरी से या आग से, जैसे भी, वो पूरे लॉस का जो अमाउंट है, फुल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट और फायर और थेफ्ट, उस पूरे अमाउंट को, लॉस के पूरे अमाउंट को एक बार हम लोग लेके जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब दो तरीके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कुछ लोग तो इस पूरे लॉस के अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिख देते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। और कुछ लोग इसके पूरे लॉस की राशि को या अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में इसको परचेज से माइनस कर देते हैं। तो लिख देते हैं माइनस फ्रॉम परचेज। अगर आप परचेज से माइनस नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के आपको सीआर साइड में दिखलाना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट, लेकिन पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा, फुल वैल्यू, ठीक है, फुल वैल्यू, वेदर ए गुड्स इंश्योर्ड और नॉट। ये कोई मायने नहीं है कि गुड्स इंश्योर्ड किया है या अनइंश्योर्ड है। और फिर क्या करते हैं, अगर ये इंश्योर्ड है तब कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है, तो इसको फिर हम लेके चलते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं और डेबिट साइड में वह भाग लिखते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलने वाला, अमाउंट नॉट रिसीवेबल। रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस ही हमने नहीं कराया है तो पूरा का पूरा अमाउंट मिलने वाला नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिलने वाला है तब भी हम पीएल अकाउंट के डेबिट से में लिखा है। अगर हमने इंश्योरेंस करा लिया है तो जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देने को राजी नहीं है, नहीं देगी, उसको हम लोग लिख देंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। सीधी सीधी सी बात है। क्या पता जितना इंश्योरेंस कराए हैं वो सब लॉस हुआ और पूरी राशि कंपनी देने को राजी है, पूरे जितना हमारा लॉस हुआ है वो सब का सब अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए राजी है, तब पीएल अकाउंट में नहीं आएगा पोर्शन उसका। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के या तो परचेज से माइनस कर देंगे या ट्रेडिंग अकाउंट के सीएल साइड में लिखेंगे। और फिर हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में वह भाग, ऐसे लॉस का वह भाग जो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस क्लेम के नाम से एक्सेप्ट करी है, यानी इंश्योरेंस क्लेम जितना हमारा एक्सेप्ट हो चुका है वो हमें फ्यूचर में मिलना है, इसलिए हमारे लिए एसेट है। और कौन सा एसेट है, हमारा करंट एसेट है, वो हमारा करंट एसेट है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वह पर्सन जो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम के रूप में एक्सेप्ट कर ली है या एक्सेप्ट करके फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगी, उस अमाउंट को इंश्योरेंस क्लेम के नाम से बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम हमारा ऑल ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तब क्या होगा? अगर इंश्योरेंस क्लेम ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो सिर्फ एक बार लिखना है और वो जगह होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। तो ये भी हमारा ख़त्म है। तो कह सकते हैं कि अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, एक्सीडेंटल लॉस होता है, लॉस बाय फायर होता है, लॉस बाय थेफ्ट होता है, तो ऐसे लॉस की पूरी राशि ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में परचेज से माइनस कर देते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं। पूरी राशि ध्यान रखना है। फिर वह अमाउंट, इस लॉस का वह भाग जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा नहीं, मिलता नहीं, मिल नहीं सकता, तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और वह अमाउंट जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है क्लेम के नाम पर, उसको इंश्योरेंस क्लेम के नाम से बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं।
और ये भी कहानी खत्म हो गई। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ एसेट। ऐसा भी हो सकता है, एक्सीडेंटल लॉस बाय एक्सीडेंट या चोरी या आग से हमारा कोई एसेट का भी लॉस हो सकता है। तो ये एसेट भी हमारे इंश्योर्ड हो सकते हैं, अनइंश्योर्ड हो सकते हैं। इंश्योर्ड है तब भी और अनइंश्योर्ड है तब भी। एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी इसकी। चलो मान लेते हैं कि ये जो हमारा एसेट का लॉस हुआ है चोरी से या एक्सीडेंट से या आग से, तो मान लेते हैं कि इसका इंश्योरेंस हमने नहीं कराया है। सपोज करो कि ऐसे एसेट्स हमारे क्या हैं, अनइंश्योर्ड हैं। अगर ये अनइंश्योर्ड एसेट है और इसका लॉस हो जाता है तब कहाँ लेके जाएंगे? तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिखेंगे सीधे, लॉस ऑफ एसेट। पूरा अमाउंट लिख दिया हमने, फुल वैल्यू, कोई टेंशन नहीं है, फुल वैल्यू लिख दिया। इसका इंश्योरेंस तो हुआ ही नहीं है, पूरा अमाउंट तो मिलेगा नहीं, जो लॉस हो गया तो गया। इसलिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने पूरा अमाउंट उसको लिख दिया। और फिर दोबारा आएंगे, इसको कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, एसेट साइड में आएंगे। तो एसेट साइड में क्या करेंगे, जिस एसेट का ये भाग लॉस हुआ है उस एसेट में से, एसेट साइड में से इसको माइनस करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट। जो संबंधित एसेट है उसमें से बैलेंस शीट के एसेट साइड में आकर हम लोग माइनस कर देंगे इसको। कितना, फुल अमाउंट करेंगे, फुल वैल्यू, जो लॉस का जब फुल वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे। ये तो बात हुई कब, जब ये अनइंश्योर्ड है तब। क्या पता हो सकता है कि ये एसेट का हमने इंश्योरेंस करा रखा था, हमने मशीनरी का इंश्योरेंस करा रखा था और वो मशीन का लॉस हो गया एक्सीडेंट से या फायर से या फिर चोरी से। अब फिर डिपेंड करता है कि जितना पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ लिखते हैं इंश्योर्ड। अगर इंश्योर्ड है तो क्या होगा, तो जितना पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में एक्सेप्ट करेगी उतना छोड़कर जो बच जाएगा, तो कह सकते हैं कि लॉस का वह भाग जो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखाते हैं। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। कौन सा, दैट पोर्शन ऑफ लॉस not accepted by the insurance company। जितना पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है उतना ही पोर्शन को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और फिर आते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग आएंगे, इसके लिए जो इंश्योर्ड है तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक बार हम काम करते हैं, सीधे इंडिपेंडेंट दिखाएंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। किसमें, करंट एसेट के हेडिंग में दिखा दिया सेपरेट आइटम। सेपरेट आइटम इसको दिखा दिया। और जो लॉस हुआ था, जितना पोर्शन लॉस हुआ है, सब मिला करके हम उस एसेट बैलेंस शीट में ही, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जो संबंधित एसेट का नुकसान हुआ उस एसेट में से माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम
रेस्पेक्टिव एसेट कितना, फुल वैल्यू, जितना वैल्यू का एसेट हमारा लॉस हुआ था, मशीन फर्नीचर जो भी होगा, उस पूरे अमाउंट को संबंधित या कंसर्न एसेट में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो कि लॉस ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑफ मशीनरी बाय एक्सीडेंट, बाय फायर, बाय थेफ्ट, ऐसे लिखा हो, तो अगर इस तरह का लॉस हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो सिर्फ एक बार लिखना है, कहीं भी लिखें एक बार लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर हमारा एडजस्टमेंट। फ्री सैंपल, ये भी बड़ा मशहूर एडजस्टमेंट है। फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे गुड्स हैं उसको हम लोग नमूना के तौर पर बांटते रहते हैं, फ्री सैंपल के रूप में बांटते रहते हैं, फ्री में बांटते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं यही हमारा फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बांट देते हैं फ्री सैंपल। अब उसके पीछे वही मेन मकसद क्या है, प्रचार करना, एडवर्टाइज करना। तो कई बार लोग इसी नाम से एंट्री कर लेते हैं फ्री सैंपल के नाम से। हमारे लिए तो लॉस है, हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, ऑलरेडी एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है। तो या तो एडवर्टीजमेंट के नाम से बुक करेंगे तब भी एक्सपेंस होगा, या सेम इसी नाम से फ्री सैंपल के नाम से बुक करें तब भी हमारा एक्सपेंस है। अब ये एडजस्टमेंट दिया है तो कहाँ लेके जाएंगे, तो सीधी सी बात है, एक बार चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, इसको परचेज से माइनस करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम परचेज, माइनस कर दिया। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पहले हमने ट्रेडिंग क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्या किया, परचेस इसको माइनस कर दिया, और फिर दोबारा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिख दिया। इसी नाम से लिखिए, फ्री सैंपल के नाम से लिखें या फिर एडवर्टीजमेंट के नाम से लिखें, और कहानी खत्म हो जाती। यानी कि बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा कुछ। लेकिन अगर कहीं ये फ्री सैंपल अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तब क्या करेंगे, तब सिर्फ एक बार लिखना है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है फ्री सैंपल तो एक बार लिखिए, कहाँ पर, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और कहानी खत्म हो जाएगी। देखते हैं 24 क्या है। डोनेशन ऑफ गुड्स, अक्सर हम लोग डोनेशन के नाम पर या चैरिटी के नाम पर कुछ देते रहते हैं। अगर दान के रूप में, डोनेशन के रूप में या चैरिटी के रूप में हमने गुड्स को किसी को दिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो गुड्स हमने दान के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी को, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो सीधी सी बात है, हम लोग चलेंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में आएंगे हम लोग। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में आएंगे, इसको परचेज से माइनस करेंगे या डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम परचेज। एक काम तो कर लेंगे, फिर चलते कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आकर के इसको लिख दीजिए, कहानी खत्म। चूँकि एडजस्टमेंट में है, 2 बार लिखना है 2 जगहों पर,
एक बार हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस कर दिया और दोबारा फिर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिख दिया, उसी नाम से नोट कर दिया। और तब कहाँ बात उठती है, बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर कहीं यह डोनेशन या चैरिटी ऑफ गुड्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो अंदर दिया हो तो एक बार ही काम करना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से हम लिखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सैलरी टू पार्टनर, कई बार ऐसा हो जाता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है और पार्टनरशिप डीड हमें ये अलाउ करे कि पार्टनर्स को सैलरी देना है, सैलरी देते हैं, तो अगर एडजस्टमेंट में ये सैलरी टू पार्टनर की बात लिखी गई है तो सिर्फ देखते हैं कहाँ इसको लेकर जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनेगा, इसके हम लोग आ जाएंगे किसमें, डीआर साइड में, और उसमें लिख देंगे सैलरी टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डीआर साइड में सैलरी टू पार्टनर के नाम से नोट कर देंगे, कहानी ख़त्म। और फिर आएंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे हम लोग। तो इस सैलरी टू पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड टू कैपिटल। जिस पार्टनर का सैलरी है उस पार्टनर के कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये सैलरी टू पार्टनर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तब क्या करेंगे। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ एक बार कहीं ना कहीं लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है सैलरी टू पार्टनर, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, ये काम खत्म हो जाएगा। एक दो और हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन। रिसीवेबल ऑन, अच्छा कई बार हम लोग भी लोन देते हैं, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लोन दिया है, तो जो हमारे करंट ईयर में इंटरेस्ट मिल गए तो मिल गए, लेकिन जो करंट ईयर का कुछ इंटरेस्ट अगर बाकी रह जाता है तो अगले साल मिल सकता है, अगले से अगले साल मिल सकता है, तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, रिसीवेबल है। तो जितना पोर्शन मिल चुका है वो तो ट्रायल में आ चुका होगा, लेकिन जो पोर्शन अभी नहीं मिला है, एडजस्टमेंट दिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए इनकम की बात है। करंट ईयर से रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन करंट ईयर में मिला नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो करंट ईयर में भले ही नहीं मिला है, रिसिप्ट क्या है, फिर भी हम इसको पीएल अकाउंट में दिखलाएंगे। तो एक बार इसको ले चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में ले चलेंगे। जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। जो हमें इंटरेस्ट इनकम के रूप में मिला है, ऐड टू इंटरेस्ट कह लें, ऐड टू इंटरेस्ट रिसिप्ट। जो इंटरेस्ट रिसिप्ट हो चुका है वो ट्रायल बैलेंस में उसमें ऐड कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस भी नहीं है तो एक सेपरेट आइटम के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम इसको दिखला देंगे। फिर चलेंगे कहाँ पर, फिर चलेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे, एक हेडिंग होगा हमारा करंट एसेट, अगर हेडिंग है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आइए। करंट एसेट के नीचे आप इसको लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एसेट फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन हमारे ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर है तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है, और वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, करंट एसेट के हेडिंग के नीचे, और कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। हमने कोशिश करी है कि एक वीडियो में जितने हमारे पॉसिबल एडजस्टमेंट उनको रखा जाए, ताकि जिनके पास कम समय है तो एक ही सीटिंग में पूरे एडजस्टमेंट का एक आराम से देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, और जब वो बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट का कोई पोर्शन बनाने चलें तो बड़े आसानी से उनको आ सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप लाइक करना ना भूलें। लाइक की जगह हमको समझ में आए कि आप क्या करो। थैंक यू।